नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का हम 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। और दोस्तों 25 के 25 प्रश्न आपको काफ़ी अच्छा तरह से बताएंगे ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाए। और दोस्तों आपको 25 प्रश्न में से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और दोस्तों आपका जैसा कि पता हो कि 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए हम तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। यह मेरा फिजिक्स का दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण द्वारा, दूसरा में उत्तल दर्पण द्वारा, तीसरा में समतल दर्पण द्वारा और चौथा में इनमें से सभी द्वारा। तो दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस दर्पण द्वारा जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, ठीक है, यानी प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। और उत्तल दर्पण और समतल दर्पण द्वारा जो होता है दोस्तों इस दोनों दर्पण के द्वारा जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा वास्तविक के लिए पूछा जा रहा था, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि प्रकाशीय पाथ बराबर होता है। प्रकाशीय पाथ बराबर होता है, पहला ऑप्शन है अपवर्तनांक बट्टा के पथ लंबाई, दूसरा में दे रहा है अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई और तीसरा में दे रहा है पथ लंबाई बट्टा अपवर्तनांक, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाशिक पथ बराबर जो होता है दोस्तों वह अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्टिकल पाथ बराबर जो होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम में जो है इसे बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, कम होता है, बहुत कम होता है, बड़ा होता है या बहुत अधिक होता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह बहुत ही अधिक होता है, ठीक है, बहुत ही अधिक होता है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, बहुत अधिक। यही अगर आपसे पूछा जाता कि एमीटर का प्रतिरोध होता है तो वह कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है उसका, ठीक है। तो दोनों आप याद रखिएगा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत अधिक होता है और एमीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है। तो दोनों आप याद रखिए, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर जो है इतना दिया हुआ है, तो धारा की आवृत्ति ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन का, और उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आवृत्ति यानी धारा का जो फ्रीक्वेंसी होगा वह क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, उसे आप याद रखिए, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, ठीक है, 2πf होता है। तो यहाँ पे हमारा ओमेगा का वैल्यू पता करना है, 2 हो गया कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी, तो इसी एफ का ही वैल्यू हमें निकालना होता है, ठीक है। तो देखिए ओमेगा का जो वैल्यू होता है दोस्तों, साइन के बगल में जो वैल्यू रहता है यानी 300 पाई हो गया, यह जो हो गया ओमेगा का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू धर दीजिए 300 पाई, ठीक है, और बराबर में 2π एफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कट जाएगा और 2 से कितना मतलब कट जाएगा 150 कट जाएगा। तो यहाँ पे एफ बराबर जो आ गया कितना आ गया 150 आ गया, ठीक है। यह जो होता है 150 यानी 150 साइकिल पर सेकंड में रहता है, ठीक है, साइकिल पर सेकंड में। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया, मेरा 150 साइकिल पर सेकंड डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे ये फार्मूला आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है, इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है, और काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो धारा का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ओमेगा इक्वल टू 2π फार्मूला यूज करना है, और ओमेगा का जो वैल्यू होगा साइन के बगल का जो वैल्यू होगा वह ओमेगा का वैल्यू हो जाता है, और एफ मेरा जो हो गया फ्रीक्वेंसी निकालना रहता है। तो यहाँ पे ये निकल कर 150 साइकिल पर सेकंड आ गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि प्लांक नियतांक का एस आई मात्रक होता है। तो प्लांक कांस्टेंट का जो एस आई मात्रक होता है वह क्या होता है, तो यह जूल सेकेंड होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे याद रखिएगा, बी ऑप्शन जूल पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि 1 HP यानी हॉर्स पावर बराबर होता है। तो दोस्तों 1 HP जो बराबर होता है वह जो होता है 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है, 746 वाट के बराबर होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न
मैंने है, ठीक है। तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर में कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में पीला रंग का कोड मान होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यानी कि 2021 बोर्ड में इससे 2 प्रश्न आपको पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको एक ट्रिक बता देते हैं, उसी तरह से आपको याद रखना है और इससे एक क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। देखिए आपको ट्रिक क्या याद करना है कि बी रो ए जीबी के लिए, ठीक है, बी रो ए जीबी के लिए, इस तरह से बी रो ए जीबी के लिए। तो यहाँ से बी से जो हो जाता है, यह ब्लैक हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, रेड, ऑरेंज, येलो, और ये हो गया ग्रीन, और यह हो गया ब्लू, ठीक है। इस तरह से आपको ऑर्डर में याद रखना है। तो यह मेरा हो गया 0 हो जाता है, 1 2 3 4 5 और यह 6। कोडिंग में कहने मतलब कलर कोड इस तरह से 0 से स्टार्ट होता है। तो यह मेरा हो गया ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और यह ब्लू, ठीक है। तो यह ऑर्डर आपको याद रखना है और यहाँ 0 से स्टार्ट करना है। तो देखिए मेरा पीला कलर के लिए पूछा गया है, यानी येलो कलर के लिए पूछा गया है। तो येलो मेरा देखिए कितना नंबर पे आ रहा है? तो 4 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो यानी इसका कोड जो होगा 4 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन में दे रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों इसका फुल डिटेल्स का एक वीडियो मेरा बनाया हुआ है, अगर वह नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बीबी रोए जीबी के लिए ट्रिक याद रखना है और मेरा पीला के लिए पूछा गया तो 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि अगर रेड के लिए पूछा जाता तो रेड के सामने देखिए कितना कोड है? 2 है, तो मेरा 2 आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ग्रीन के लिए पूछा जाता कितना है? तो यहाँ पे 5 है, तो 5 मेरा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पीला के लिए पूछा गया तो यहाँ पे 4 हो रहा है, तो ये ऑप्शन में दे रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर से करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक हमारे इस चैनल जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर पर। 8वां नंबर में कह रहा है कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस भी होगा वह इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन आपको एक बात और बता देता हूँ इसमें, अगर सेमी कंडक्टर का केस रहेगा वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि अर्धचालक में क्या होगा, तो वहाँ पे घटता है, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि किस धारा की आवृत्ति में समय के साथ परिवर्तन होता है। यानी कौन सा धारा में जो होता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो होगा टाइम के साथ परिवर्तन करता है, यानी वेरी करते रहता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दिष्ट धारा, दूसरा है प्रतिवर्ती धारा, तीसरा है दोनों में, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है टाइम के साथ वह प्रतिवर्ती धारा में होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट जो होता है उसमें जो होता है कांस्टेंट रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम के साथ जो होता है फ्रीक्वेंसी वेरी करते रहता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करेगा, ठीक है। डायनेमो, विद्युत मोटर, आमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है वह जो होता है डायनेमो होता है, ठीक है, डायनेमो। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। और विद्युत मोटर जो होता है दोस्तों, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर, और यांत्रिक से विद्युत में करेगा जो डायनेमो, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। दोनों आप याद रखिएगा, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा जो होता है बराबर किसका होता है? तो यह जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 किलोवाट आवर जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आमीटर का जो होता है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, श्रेणी क्रम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यह किसका नियम है? ओम का, जूल का, किरचॉफ का या फैराडे का? तो दोस्तों किसी भी एक पॉइंट पर यानी जितना करंट आ रहा है उतना करंट, कहने का मतलब एक पॉइंट पे आने वाले करंट और जाने वाले करंट का कहने का मतलब जो सम होता है यानी अलजेब्रिक सम होता है वह शून्य के बराबर होता है। ठीक है, तो यह जो नियम है ये किनका नियम है? तो यह किरचॉफ का नियम है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा किरचॉफ का। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। दोस्तों व्हीटस्टोन को ब्रिज जो का उपयोग जो होता है वह किस में होता है? सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में, सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापन में, उच्च और अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में, या विभवांतरों को मापन में। तो दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज का जो उपयोग किया जाता है उच्च और अल्प दोनों ही प्रतिरोध का मापन में किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो दोस्तों यहाँ पे जूल पर सेकेंड, वोल्ट, मीटर या मीटर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वाट वर्ग के बराबर पूछा जा रहा था। एक फार्मूला आप जानते होंगे, मैट्रिक में पढ़े होंगे कि P = W/T होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे W है तो W का यूनिट क्या होता है? तो वर्क है तो वर्क का यूनिट जूल होता है, और T है सेकेंड तो टाइम का सेकेंड हो जाएगा। तो जूल पर सेकेंड यानी पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, तो वाट बराबर क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में दे रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कर रहा है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों अगर किसी भी देखिए ये वायर है, इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें जो गतिशील कण होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, 1 होता है, 0 होता है, अनंत होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है, एरेस्ट मास जो होता है वो बस शून्य के बराबर होता है यानी 0 होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब यानी आपको मैग्नीफिकेशन जो दिया हुआ है वह निगेटिव है। ठीक है, यह निगेटिव है तो यह इसका मतलब जो होगा वह क्या होगा? प्रतिबिंब होगा, कहने मतलब वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हम बता दूं, अगर आपका मैग्नीफिकेशन अगर निगेटिव रहे, एम जो आवर्धन जो निगेटिव रहे यानी ऋणात्मक रहे, तो इसका जो होता है यह जो प्रतिबिंब बनता है वह रियल इमेज बनता है यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, रियल इमेज बनता है। ठीक है, और रियल इमेज जो होता है हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, हमेशा उल्टा, तो इसका जो अर्थ निकल रहा है वह उल्टा। तो ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे आप याद रखिएगा एम यानी निगेटिव मैग्नीफिकेशन आवर्धन जो है निगेटिव, तो यह होता है रियल इमेज, और रियल इमेज जो होता है हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। यही अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव अगर आवर्धन क्षमता रहता है तो वहाँ पे कहने मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है और वह सीधा होता है। ठीक है, दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां में कह रहा है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को, पहला ऑप्शन रहा है काटती है, नहीं काटती है, काटती भी है और नहीं भी काटती है, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे विद्युत बल रेखा जो होता है एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, नहीं काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर 20 में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीयक कुंडली में लपेटनों की संख्या अधिक हो तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? यानी देखिए यह मेरा ट्रांसफार्मर का कॉइल है। ठीक है, तो इसमें यह मेरा जो हो गया प्राइमरी कॉइल हो गया, यह जो हो गया सेकेंडरी कॉइल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एन पी हो गया और यह एन एस हो गया। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि प्राइमरी कुंडली की अपेक्षा जो है द्वितीय कुंडली में लपेटनों की संख्या अधिक है, यानी जो है मेरा सेकेंडरी साइड का जो नंबर ऑफ वायर का रोटेशन है वह ज़्यादा है, तो यह कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? तो दोस्तों अपचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपका सेकेंडरी साइड वाला ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो यह जो हो जाएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यही अगर प्राइमरी साइड अगर ज़्यादा रहता, नंबर ऑफ वायर का रोटेशन जो होगा प्राइमरी साइड में ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंडरी द्वितीयक कुंडली का जो लपेटनों की संख्या अधिक है, तो यहाँ पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर 21वां में कह रहा है कि अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, यानी गुड ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होता है वो कितना होता है? 70%, 80%, 50%, 99%। तो यहाँ पे 99% होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर
22 में कह रहा है कि फोटोन का किस स्थिति में कोई अस्तित्व नहीं होता है? गति स्थिति में, विराम स्थिति में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो फोटोन का जो होता है यह कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो वह जब विराम अवस्था में रहता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, विराम स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर 23 में कह रहा है कि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 हेनरी है। यदि इस कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा बहाई जाए तो इस कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, तो इससे जो है आपको एक फार्मूला याद रखना है, इससे आपको आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे मेरा फाई बराबर जो फार्मूला होता है वह एल आई होता है, ठीक है। यह फाई जो हो गया यह हो गया चुंबकीय फ्लक्स हो गया, और एल हो गया जो स्व प्रेरक गुणांक हो गया, और आई हो गया करंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए मेरा फाई निकालना है, एल हमारा कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है, और गुना एम्पियर यानी धारा जो दिया हुआ, करंट जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो दोनों का आप मल्टीप्लाई किया तो कितना गया 20 आ गया, तो मेरा 20 वेबर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। आप इस रिलेशन को, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। फाई हो गया चुंबकीय फ्लक्स, एल हो गया मेरा स्व प्रेरक गुणांक, और आई हो गया करंट, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर 24 में कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर, वेबर एम्पियर माने वेबर पर एम्पियर मीटर, और वेबर। तो दोस्तों चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन का जो मात्रक होता है वह वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एक एक क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप इसे पूरा का अंत तक जरूर देख के पूरा जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का व्यवहार किस में होता है? दिष्ट धारा में, प्रतिवर्ती धारा में, इनमें से दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है प्रतिवर्ती धारा में किया जाता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट में ही किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, प्रतिवर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि आवृत्ति का एस आई मात्रक होता है। पहला ऑप्शन रहा ओम, दूसरा में रहा एम्पियर, तीसरा में रहा हर्ट्ज, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।